हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 24 नवंबर। 24 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो न्यूज़पेपर्स कौन कौन से कवर कर रहे हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं सबको कवर करेंगे विद द बैकग्राउंड टू। बढ़ते हैं आगे। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल तो जरूर से ज्वाइन करना क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है पीडीएफ। ओके, ऑलराइट। 186 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। सो इफ यू आर नॉट येट टेकिंग योर प्रिपरेशन सीरियसली, प्लीज टेक इट नाउ। ओके, तो अलर्ट है ये आप सभी के लिए। Today's pinch of positivity says expect nothing, appreciate everything। देखो, अपने आप से ना और दूसरों से भी, अपने आप से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट मत करो का मतलब ये है कि सिर्फ एफर्ट्स करो, सिर्फ काम करो। फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता में आपको अपना टाइम नहीं गंवाना है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट येस अप्रिशिएट वॉट यू हैव, अप्रिशिएट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, हम ये सोचने लग जाएंगे ना कि उसके पास तो ये है, इसके पास तो ये, हमारे दोस्तों की लाइफ तो कितनी सेटल्ड है, कोई अब्रॉड घूमने जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अगर हम यही सब देखने लग जाएंगे तो हम अपने लाइफ में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो हमारे पास जो है, वी शुड अप्रिशिएट दैट थिंग। एटलीस्ट वी हैव अ पर्पज इन आवर लाइफ। ओके, तो ये हमको कंप्लीट करना है विथ एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला आज का आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट अ ट्राइब विच इज नोन एज कुकी चिन्स। ओके, ये क्या है? कुकी ट्राइब है एक। ठीक है, कुकी ट्राइब है। कहाँ पे है ये? तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ पे ये ट्राइब मिलती है। स्पेशली मिजोरम की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि कुकी चिन कम्युनिटी जो बांग्लादेश से आई है, लगभग इसके 270 मेंबर्स जो मिजोरम में गलत तरीके से एंटर हुए हैं, इनमें इनको यहाँ पे ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्सन का टाइटल मिल गया है स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में। ओके, और क्योंकि इंडिया के पास कोई भी रेफ्यूजी से रिलेटेड लॉ नहीं है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके बारे में बात करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि क्या किया जाए इन कुकी चिन ट्राइब्स का। ठीक है, तो ये कुकी चिन क्या है, बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो मैप दिख रहा है इसमें जो आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये पूरा जो एरिया यहाँ पे कुकी ट्राइब रहती है। कुकी ट्राइब जो है, कुकी चिन एक ही नाम है। ठीक है, कुकी नाम जो है ना इस ट्राइब का, इस पर्टिकुलर ट्राइब का नाम कुकी इंडिया में है। ओके, और चिन नाम जो है इनका, वो इनका ही सेम ट्राइब का ही नाम म्यांमार में है। तो कुकी चिन एक ही ट्राइब है। ओके, तो ये जो कुकी ट्राइब है ये पूरा यहाँ पे देख रहे हो ना, जो ब्राउन एरिया है वहां पे ये रिसाइड करती है अलग अलग एरियाज में, कुछ बांग्लादेश में चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में, कुछ म्यांमार में। ये म्यांमार का जो रीजन है ना, इसका नाम चिन है, तो इसी के नाम पे यहाँ पे चिन ट्राइब रखा गया इसका नाम। ओके, इसके अलावा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन रीजन्स में एग्जिस्ट करती है ये कुकी ट्राइब। ओके, तो देखो ये कुकीज जो है, ये देख रहे हो पिक्चर, ये कुकी ट्राइब का ही पिक्चर है। कुकीज जो है ये मल्टी ट्राइबल एथनिक ग्रुप है। याद रखना कि कुकी ट्राइब जब मैं कहती हूँ ना, तो कुकी ट्राइब का मतलब एक ही ट्राइब नहीं है। ठीक है, कोई एक ट्राइब नहीं है ये कुकी ट्राइब के अंदर कई सारी मल्टीपल ट्राइब्स आती हैं। ओके, मल्टीपल ट्राइब्स आती हैं, और ये सारी ट्राइब्स एक ही एथनिसिटी से बिलोंग करती हैं। कुकी इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो कुकी ट्राइब जो ट्राइबल ग्रुप है दैट इज अ मल्टी ट्राइबल एथनिक ग्रुप। ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहता है, मणिपुर, मिजोरम, असम में। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी एग्जिस्ट करती है ये ट्राइब। ओके, इसमें देखो कुकी ट्राइब्स जो है मणिपुर की, इसमें आप देखोगे कि पूरे मणिपुर में 30% पॉपुलेशन इस कुकी ट्राइब की ही है। यानी कि 28.5 लाख पीपल में से 30% जो पॉपुलेशन है वो कुकी ट्राइब की है। ठीक है, तो मेजरली आप देखोगे तीन एथनिसिटीज आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, मणिपुर में। कौन कौन सी तीन एथनिसिटीज हैं? पहली है मीटीज। ठीक है, मीटीज जो है नॉन ट्राइबल है, वैष्णवाइट हिंदू ग्रुप है ये। ठीक है, मीटीज जो है सबसे मेजोरिटी में आपको मिलता है। नॉन ट्राइबल वैष्णवाइट ग्रुप है, हिंदू ग्रुप है ये। ओके, इसके अलावा नागा ट्राइब आपको मिलती है, जो दूसरा ग्रुप है नागा ट्राइब। और तीसरा ग्रुप है ये कुकीज का। ठीक है, जो 30% पॉपुलेशन बनाते हैं। अब देखना कि जो सेकंड ग्रुप है नागाज और कुकीज, इनके बीच में कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है। ठीक है, टसल किस बात का? कुकीज चाहते हैं कि जहां जहां पे कुकीज रहते हैं उनको कुकी लैंड घोषित कर दिया जाए। ठीक है, उनका ही अलग से डोमिनेंस हो इस रीजन पे। वहीं नागाज भी सेम एरियाज में ही रहते हैं, और ये बार बार ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं। इन दोनों को ही अपना अपना लैंड चाहिए, दोनों के बीच में सेम रिसोर्सेज को लेकर टसल होती रहती है। ओके, बात करते हैं आगे। तो देखो कुकी मिलिटेंसी जो है ना, वो यहाँ पे बहुत परेशान करने वाली चीज है।
कुकीज़ जो हैं, कुकी ट्राइब्स जो हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से इंडिया में आते रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और यहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रगल्स चलते रहते हैं बिटवीन कुकीज़ एंड नागा पीपल, ओके। तो यहाँ पे कुकी लैंड इनको चाहिए, जो कुकी जहाँ पे कुकी लोग रहते हैं, जैसे म्यांमार, मणिपुर, असम, मिज़ोरम वाले रीजन में। और ये चाहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन हो जाए इनके ग्रुप का, इनकी एथनिसिटी का। दूसरा कॉज़ ये है कि यहाँ पे मणिपुर जो है, मणिपुर में इंटर कम्युनल वायलेंस भी होता रहता है, ठीक है? जैसे कुकीज़ और नागाज़ के बीच में कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलता है। कुकीज़ की बात करें तो कुकीज़ जो हैं, ये मिमकुट इनका एक बहुत मेजर फेस्टिवल है, मिमकुट, ये सेलिब्रेट करते हैं। तो मिमकुट जो है, ये है मेन फेस्टिवल इस कुकी ट्राइब का। और इसके अलावा ये जो टर्म है चिन, ये चिन मैंने आपको बताया कि ये चिन टर्म जो है म्यांमार के जो कुकी ट्राइब है उन्हीं के लिए चिन वर्ड यूज किया जाता है, और वही ट्राइब इंडिया में आकर कुकी कहलाती है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है अल नीनो एंड ला नीनो का। तो अल नीनो एंड ला नीना क्या है और किस तरह से इनके कारण वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आर्टिकल में। और बेसिकली आर्टिकल आया क्यों है? आर्टिकल इसीलिए आया है क्योंकि नई स्टडीज आई हैं, और नई स्टडीज ये कह रही हैं कि अल नीनो और ला नीना के कारण जो वेदर्स चेंज होने वाली हैं वो 2030 तक ही हमको देखने को मिल जाएगी सिग्निफिकेंटली, ठीक है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि बाय 2040 ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो अल नीना है या ला नीनो है ये इफेक्ट होगा, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2030 तक ही, यानी कि 10 साल पहले ही हो सकता है कि इनके ऊपर मेजर इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिले, ओके। बात करते हैं अल नीनो की। तो ये अल नीनो फिनोमिना क्या है? देखो भाई, अल नीनो और ला नीनो बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक ओशन से रिलेटेड फिनोमिना हैं। इसमें होता क्या है कि पैसिफिक ओशन जो है वहां पे कौन से एरिया में ज्यादा वार्मिंग हो रही है, कौन से एरिया में ज्यादा कूलिंग हो रही है, उस बेसिस पे वेदर पैटर्न्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आता है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, है ना। और यहाँ पे बीच में है पैसिफिक ओशन। तो दिस वन बिकम्स ईस्टर्न पैसिफिक, दिस वन बिकम्स वेस्टर्न पैसिफिक, ओके। यूजुअली जो हमारी विंड्स चलती हैं, ठीक है, विंड्स जो चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं, ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट विंड्स चलती हैं, ठीक है। ला नीनो में क्या होता है, ला नीना में कि यहाँ पे ये जो जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, ठीक है, ये ईस्टर्ली विंड्स काफी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या करती हैं कि सारा का सारा वार्म वाटर जो है वो यहाँ पे लाके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लाकर जमा कर देती हैं। इसके कारण कुछ वेदर पैटर्न्स में बदलाव होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वार्मनेस आ जाती है, तो इस एरिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। तो साउथ एशिया वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है बिकॉज ऑफ लानीना। और इसी के कारण नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ड्रॉट जैसी सिचुएशन आप देखते हो। वहीं उल्टा अगर देखें तो अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में सेम चीज है। देखो यहाँ पे समझो, ये सेंट्रल पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये ईस्टर्न पैसिफिक है। जब अल नीनो वाली सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं वो ईस्टर्ली होने की जगह वेस्टर्ली हो जाती हैं, यानी कि जो ईस्टर्ली विंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, और उसकी जगह वेस्टर्ली विंड्स चलने लगती हैं, यानी कि इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट जब विंड्स चलने लगती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा वार्म वाटर जो है वो यहाँ जमा हो जाता है, तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है इस ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर जमा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। प्रेशर जहाँ पे भी आपको पता है, लो प्रेशर जहाँ पे होता है वहीं पे प्रेसिपिटेशन होता है ना। लो प्रेशर के यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, हाई प्रेशर के यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। तो लो प्रेशर के कारण यहाँ पे बहुत प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत यहाँ पे बारिश होती है, फ्लड जैसी सिचुएशन होती है। जबकि इस वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया वाले रीजन में सूखा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में आपको पता है, हाई प्रेशर में जो विंड्स हैं वो सिंक करती हैं, ठीक है। और लो प्रेशर में विंड्स जो हैं इस तरह से अपवेल करती हैं। जहां पे अपवेल होता है वहीं पे इवेपोरेशन होता है, और वहीं पे कॉन्डेंसेशन के चांसेस होते हैं। हाई प्रेशर में तो इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा, तो प्रेसिपिटेशन कहाँ से होगा? तो यहाँ पे क्योंकि वेस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर डेवलप होता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता, इसीलिए आप देखते हो साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन्स में ड्राई कंडीशंस बढ़ने लगती है। इनफैक्ट मानसून भी इफेक्ट होता है, मानसून पे भी इफेक्ट पड़ता है इस अल नीनो वाली कंडीशन में। अल नीनो जब भी होता है ना, तब मॉनसून जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। उल्टा होता है लानीनो में, जब लानीना होता है तब मॉनसून जो है इंडिया में उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ओके। तो बेसिकली ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स के थ्रू भी समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। यहाँ पे देखो, ये है हमारा एशिया
और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस क्या बोलती हैं कि जो विंड चलती हैं वो ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। ईस्टर्ली विंड यानी कि ईस्ट टू वेस्ट वाली विंड्स चलती हैं। ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से विंड्स चलती हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वार्म वाटर जमा हो जाता है। देख रहे हो ये रेड वाला पोर्शन जो ये वार्म वाटर वाला रीजन है। वार्म वाटर है यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पे कम होगा। जब भी प्रेशर कम है, लो प्रेशर वाले रीजन में ही सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। यानी कि बारिश वाली जो चीजें होती है सबसे ज्यादा लो प्रेशर में होती है। यानी कि इस रीजन के आसपास प्रेसिपिटेशन अच्छा होगा, ओके। और इस रीजन में थोड़ा सा सूखा पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, ओके। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर जमा हो रहा है, यहाँ पे वार्म वाटर जमा हो रहा है। ये नॉर्मल ईयर्स में होता है। जब ये ईस्टर्ली विंड्स बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है, यहाँ स्ट्रांग हो जाती है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं एक्सट्रीम, जैसे कि यहाँ पे एशिया में फ्लड्स और जो अमेरिका है वहां पे ड्रॉट देखने को मिलता है। उल्टा होता है अल नीनो ईयर में। अल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक में, यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक और ये है ईस्टर्न पैसिफिक, विंड्स जो है उल्टी चलने लगती हैं, या फिर ईस्टर्लीज जो है ये, ईस्टर्लीज जो है ये वीकन हो जाती हैं। ईस्टर्लीज के वीकन हो जाने से वेस्टर्ली विंड्स जो है वो डोमिनेट करने लगती है, और विंड्स उल्टी चलने लगती हैं इस तरह से। जब विंड्स ऐसे चल रही हैं, इसका मतलब कि वार्म वाटर जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक के आसपास जमा हो रहा है। और ईस्टर्न पैसिफिक में इस तरह का वार्म वाटर जमा हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम है, लो प्रेशर जनरेट हो रहा है इस रीजन में। और लो प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इस प्रेसिपिटेशन के कारण जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इन एरियाज में आप देखते हो कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। जबकि इस रीजन में आप देखते हो ड्रॉट है, ठीक है। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम इवेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ये डिफरेंस है। वही सेम आप यहाँ पे देख सकते हो लानीना और अल्नीनो की सिचुएशन, जो आपको समझाई मैंने, ओके। नाउ देखो अल्नीनो एंड लानीनो में डिफरेंस क्या है। जहाँ पे अल्नीनो की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स जो हैं ये वीकन हो जाती हैं, डिमिनिश कर जाती हैं। जबकि यहाँ पे लानीना में यही ईस्टर्ली विंड्स स्ट्रेंथन कर जाती हैं, इंटेंसिफाई कर जाती हैं। यहाँ पे देखोगे वार्म सीज जो है, अल नीनो के केस में वार्म सी डेवलप होती है ईस्टर्न पैसिफिक पे, और यहीं पे ला नीनो में वार्म वाटर बिल्डअप होता है वेस्टर्न पैसिफिक में। यहाँ की बात करें अल नीनो की, तो वेस्टर्न पैसिफिक के यहाँ पे ही अल नीनो जो है उसमें हाई एयर सरफेस प्रेशर आप देखने को मिलता है। यानी कि वेस्टर्न देखो, ये है हमारा सेंट्रल पैसिफिक, ठीक है, ये वेस्ट पैसिफिक है, ये ईस्ट पैसिफिक है, ठीक है। यहाँ पे भी बना देती हूँ आपको क्लियरली समझाने के लिए। ये है वेस्टर्न पैसिफिक, ये है ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। अब अगर अल्नीनो की बात करें, अल्नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि वार्म वाटर यहाँ जनरेट हुआ है, और यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है। उल्टा होता है इस केस में। यहाँ पे जो सेंट्रल पैसिफिक है, आप ला नीनो की बात करोगे तो यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर राइज हो जाता है, और ईस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो एयर सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है आपको वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, लो एयर सरफेस टेम्परेचर जो है ना, सॉरी, लो एयर सरफेस प्रेशर जो है ना, ला नीना के अक्रॉस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अल नीनो में आप देखते हो लो विंड स्पीड्स, यहाँ पे आप देखते हो विंड स्पीड्स हाई हैं। कोरियोलिस फोर्स जो है वो डिक्लाइन होता है अल नीनो के टाइम पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें और आसपास के नेशंस में आप देखते हो अल नीनो के टाइम पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है, यहाँ वाले रीजन में एक्सेसिव रेनफॉल होती है। और इस रीजन में ला नीनो में देखते हो कि आप इस रीजन में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में अच्छी रेनफॉल होती है, इधर वाला रीजन जो है वो ड्रॉट फेस करता है, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है ना। देखो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ इसी बारे में थी कि अभी हो सकता है कि अल नीनो और ला नीनो के फिनोमिना और इंटेंसिफाई हो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ओके। और इसके कारण आप देखते हो मॉनसून पे भी असर पड़ता है। अल नीनो जब है, अल नीनो के टाइम पे मॉनसून जो है थोड़ा वीकन हो जाता है, और ला नीना जो है उसके टाइम पे मॉनसून स्ट्रांग हो जाता है। अभी हम ला नीना वाली सिचुएशन देख रहे हैं, इसीलिए सितंबर में भी बारिश बहुत तेज हो रही थी इन इंडिया, ओके। तो ये रीजन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट शुड अलाइन विद इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से ये न्यूज़ है। यहाँ पे बताया गया है कि साउथ चाइना के लिए जो साउथ चाइना सी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसको 20 ईयर्स हो गए हैं। ये 20 ईयर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है दैट इज बिटवीन चाइना एंड एशियन कंट्रीज, ओके। ये इनके बीच में ये
कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है और इंडिया ने ऐसे में बोला है कि हम उम्मीद यही करते हैं कि जो साउथ चाइना सी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंटरनेशनल लॉ यानी कि अनक्लॉज के साथ अलाइन करेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका बेनिफिट गलत तरीके से नहीं उठा पाए, ऑल इंक्लूसिव और ओपन रहे ये इंडो पैसिफिक रीजन, और साथ में सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी यहाँ पे काम होता रहे। ओके, तो ये बात हुई है। इसमें जो भी पायरेसी हो रही है, क्राइम्स हो रहे हैं, उन सबसे डील करने की बात की गई है इस कोड ऑफ कंडक्ट में। अनक्लॉज को फोकस में रखा गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। साउथ चाइना सी का कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो पहले तो साउथ चाइना सी आपको दिखाती हूँ मैं, रुको जरा। तो देखो ये जो है ये है साउथ चाइना सी। ओके, यहाँ पे देख रहे हो ये है चाइना, और चाइना के आसपास ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक तो है वियतनाम, ठीक है, फिर है मलेशिया, मलेशिया के बाद ये है ब्रूनई, फिर है फिलीपींस, ताइवान। ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के कुछ कुछ एरियाज को क्लेम करती हैं। यहाँ पे एक है चाइना, चाइना के बारे में हम सभी जानते हैं इसकी बहुत एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज हैं और ये चाहता है कि जो भी कुछ हो वो सिर्फ मेरा हो, ठीक है। तो चाइना बार बार ये बोल रहा है कि ये जो 9 डैश मैंने बना दिए ना साउथ चाइना सी में, वो पूरा का पूरा एरिया मेरा है। ऐसे में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ये सब मुंह ताकते रह गए कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आइलैंड है, जैसे परासल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, स्कारबोरो शॉल है। इनका नॉर्थ टू साउथ जमाने को आपको आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो ये जो आइलैंड है इनके ऊपर भी क्लेम कर रहा है चाइना, ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड लैंड है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो भी कंट्रीज है ना, ये अपने अपने रीजन्स का बताए हुए हैं कि हमारा रीजन यहाँ तक आता है, हमारा रीजन यहाँ तक आता है, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है, इसीलिए यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है साउथ चाइना सी के लिए। और स्पेशली ये कोड ऑफ कंडक्ट एशियन कंट्रीज के लिए कम और चाइना के लिए ज्यादा है, क्योंकि चाइना ही है जो बार बार वायलेट करता है रूल्स को, लॉज को। ओके, तो देखो जरा जो साउथ चाइना सी के बारे में कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ये जो है डिक्लेरेशन है साउथ चाइना सी को लेकर। और ये कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है कि जो रूल्स हैं दे आर रिगार्डिंग नॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी रहे उसके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिविजुअल्स, पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन सबको यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए गाइड किया जाएगा और इफेक्टिव मैकेनिज्म दिया जाएगा कि यहाँ पे सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर किया जा सके। देन देखो 2002 में ये कोड ऑफ कंडक्ट पास हुआ था। अभी 20th एनिवर्सरी होगी 2022 में, इसको 20 साल हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्टीज हैं, ये आप देखते हो कि यहाँ पे पार्टीज ने अपना अपना कमिटमेंट दिया है कि भाई यहाँ पे हम 1982 का जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसको हम फुलफिल करेंगे, इसको हम अबाइड करेंगे। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन को भी हम अबाइड करेंगे। 5 प्रिंसिपल्स हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, उसको भी हम अबाइड करेंगे। और इस तरह से इन्होंने बात बोली हुई है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूं। अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये कुछ बात करता है कि जो वाटर्स है ना, मरीन रीजन है, उनको कैसे डिवाइड किया जाए। ये मतलब वाटर्स को कैसे, आप वाटर्स में कैसे बाउंड्री बनाओगे। तो देखो ये कहते हैं कि नेशनल एयर स्पेस है कहाँ तक की, 12 नॉटिकल माइल्स तक की। जो आपका लैंड है, लैंड से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका रीजन है वाटर वाला, उसको आप टेरिटोरियल सी कहते हो। उसके बाद आता है कॉन्टेजियस जोन, जो 24 नॉटिकल माइल्स तक का है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का है। इसके बाद शुरू होती है हाई सीज। यहाँ पे कोई भी जो लैंड है, जैसे ये कोई भी कंट्री है, कंट्री एक्स वाई जेड, ओके, इस कंट्री एक्स वाई जेड का जो गवर्नेंस रहेगा वो सिर्फ इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक रहेगा। उसके बाद हाई सीज पे कोई इनका रेगुलेशन नहीं चलेगा। ओके, इसके साथ देखो अनक्लॉज की बात कर ले, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। लीगल फ्रेमवर्क इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, लॉ ऑफ सी के लिए काम कर रहा है ये, ठीक है, लॉ ऑफ सी इसको कहते हैं। और 5 जोन इन्होंने बताए हुए हैं, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ओके, ये इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि स्टेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है मैरीटाइम स्पेस में। ओके, तो इसका अलग अलग लीगल स्टेटस है। नाउ बात करते हैं आगे। तो देखो ये जो है ये बैकबोन प्रोवाइड करता है ऑफशोर गवर्नेंस के लिए। तो कोस्टल स्टेट्स जो हैं वहां पे गवर्नेंस के लिए, ऑफशोर गवर्नेंस के लिए एक बैकबोन प्रोवाइड करता है, किस तरह से आप ओशन में नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ जोन्स जो है कोस्टल स्टेट्स के लिए ही नहीं, बाकी सबके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं कि बाकी सभी स्टेट्स की क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा अनक्लॉज की बात करें तो यहाँ पे साउथ चाइना सी को लेकर स्पेशली यहाँ पे अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, जिसको बोला
बोला जा रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अनक्लॉज हैज बीन साइन एंड रेटिफाइड बाय नियरली ऑल द कोस्टल कंट्रीज ऑफ साउथ चाइना सी। इसका इंटरप्रिटेशन लेकिन अभी भी बहुत डिबेटेड है, ऑलराइट। तो चलो बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इंडियाज कॉटन एक्सपोर्ट में मिस फोरकास्ट ऑन हाई प्राइजेस। तो पेपर 3 से मेजर क्रॉप्स को कनेक्ट कर सकते हो। बात ये हुई है कि इंडिया की कॉटन एक्सपोर्ट्स हो सकता है कम हो, 40 लाख बेल्स से ये कम हो सकते हैं, ओके। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन कॉटन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है कॉटन को उगाने के लिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड होना चाहिए, सनशाइन एम्पल होनी चाहिए, क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा कम से कम 50 सेंटीमीटर रेनफॉल या इरिगेशन इनको मिलना चाहिए। 50 सेंटीमीटर बोल लो, 500 mm बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आइडियल सॉइल कंडीशन डीप सॉइल्स हों, हेवी क्लेई सॉइल्स हों, ब्लैक सॉइल ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे हमारे डेक्कन जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल मिलता है। और इन रीजन्स में आप देखते हो कॉटन बहुत बढ़िया उगती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा सॉइल होना चाहिए, ओके। क्रॉप डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पहले 2 वीक्स में रूट की ग्रोथ होती है, देन नेचुरल बर्ड शेडिंग होती है, यानी कि बर्ड्स जो है वो शेड होती हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे प्लांट जो है वो डैमेज के लिए कंपनसेट करता है, अपनी ग्रोथ को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है, ओके। तो ये है रिगार्डिंग कॉटन। मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज जो है ये इस तरह से मैप से आप अपने मेंस के आंसर्स में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेजरली आप देखोगे डेक्कन रीजन जो है ना वहाँ पे, तो मेनली ये डेक्कन रीजन है जहाँ पे ये ब्लैक सॉइल मिलता है, विच इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कॉटन। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका वाले रीजन में आपको ज्यादातर कॉटन की ग्रोइंग एरियाज मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। गोल्डमैन सैच ये एक मल्टी बैंकिंग एजेंसी है, ठीक है, जो अमेरिकन मल्टी बैंकिंग एजेंसी है, इनका एक प्रिडिक्शन है। ये कह रही हैं कि 2023 तक हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी 5.9% पे। अभी 6.9% है इस साल 2022 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन 2023 में हो सकता है कि ये 5.9% पे आ जाए। ये होगा दो कारण से। पहला हाफ जो होने वाला है अगले साल का, उसमें बता रहे हैं कि स्लो डाउन जो है वो फिर भी रहेगा, ठीक है, इसीलिए मॉनेटरी टाइटनिंग वगैरह होगी, डिमांड उतनी नहीं डेवलप हो पाएगी, इसीलिए ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा हाफ जो रहेगा अगले साल का, उसमें रिकवरी होगी, और रिकवरी में री एक्सेलरेशन होगा, और उसके कारण फिर वापस से यहाँ पे बाय 2023 अगेन ग्रोथ पकड़ सकता है। और उन दोनों को एवरेज निकालोगे तो 5.9% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर। दूसरी चीज ये कि इन्फ्लेशन भी डिप करेगा, इन्फ्लेशन गिरेगा। अभी 6.8% पे चल रहा है, ये 6.1% हो सकता है बाय 2023 विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। मेजरली ये दो ही चीजें थी, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो देखा जा रहा है दैट इट वुड स्टे वाइड गिवन द एक्सपोर्ट ड्रैग। तो यहाँ पे ये अभी भी बड़ा ही रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हो सकता है हमें कम देखना पड़े, डिक्लाइन देखना पड़े। बढ़ते हैं आगे, और देखो आज का एडिटोरियल जो है बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है। टॉक्स अबाउट माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो इसको, ओके। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, और इसमें हमारी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही खराब आई, मतलब हमारे लिए 107th रैंक जो है, हम 107th रैंक पे आए आउट ऑफ 121 कंट्रीज, ओके, विच इज़ वेरी 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 बैड, ओके। हम मतलब इतना भी नहीं कर पा रहे कि हम अपनी पॉपुलेशन को, जिसको हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएँ। अब इसको लेकर गवर्नमेंट अपनी बातें कर रही है कि नहीं रिपोर्ट ही गलत है, गलत इंडाइसेस यूज़ करें, जो भी है। लेकिन इसमें बात कहने की, समझने की ये है कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी तो आया था, हमारे खुद का गवर्नमेंट डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। ये कहता है कि हमारे इंडिया में बच्चे हैं 5 साल से छोटे, 35% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार है, 19% ऐसे बच्चे हैं जो वेस्टिंग का शिकार है, और 32% बच्चे हैं जो अंडर वेट का शिकार है। तो ये भी तो है ना, हमारी ही सिचुएशन है, ग्रिम सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा ना। माल न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसके लिए काफी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है, लाइक कई सारी स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई है। जैसे कि आप बात करोगे सक्षम आंगनवाड़ी की, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण है, पोषण है, पोषण 2.0 है, ठीक है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम थी जिसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया है। आईसीडीएस थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, बहुत सारी स्कीम्स थी, ओके। लेकिन इन स्कीम्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है फंडिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग नहीं हो रही है। जैसे कि बात करें सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 की, तो ये बात करती है कि भाई इसमें 1% से भी कम यहाँ पे स्पेंड किया गया है, एक्चुअल जो अलोकेटेड था उसमें 1% से भी कम स्पेंडिंग हुई है इन दोनों स्कीम्स में।
पीएम पोषण या मिड डे मील्स की बात करें, मिड डे मील स्कीम की, तो इसमें 21% कम एक्सपेंडिचर हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम में। बजट की बात करें तो बजट एलोकेटेड जो है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे बजट बहुत कम है जितना डिमांड है ना उसके हिसाब से। इसके अलावा पर कैपिटा कॉस्ट की बात करें तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, लेकिन इसका भी इम्प्लीमेंटेशन ढीला ही है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स रखे जा रहे थे कई सारे स्टेट्स में, उसमें कई सारे पोजीशन झारखंड, आसाम, यूपी, राजस्थान में वेकेंट पड़े हैं। इसके अलावा पीएम पोषण यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड थी, रिवोल्यूशनरी स्कीम थी, लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है कि कई सारी कंट्रोवर्सी है। ये नहीं पता चल रहा है कि मिड डे मील स्कीम में क्या इन्वॉल्व करें, कौन सा खाना इन्वॉल्व करें, वेज नॉन वेज क्या करना है। सोशल ऑडिट भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, और बाकी जो स्कीम है वो अंडर फंडेड है। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? तो कैश ट्रांसफर और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का एक बार हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो इनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कैश ट्रांसफर की बात करें तो कैश ट्रांसफर एक फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है, फेवरेबल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैम ट्रिनिटी हो चुकी है, जनधन आधार मोबाइल ऐप कनेक्ट हो चुके हैं, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं सही तरीके से। ओके, इन तक पहुंचा सकते हैं हम अपनी फंडिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है हमारे पास, तो इसके कारण राइट तरीके से टारगेटिंग हम कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या होगा ना कि कैश ट्रांसफर हो जाएगा तो हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड लेवल पर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी सभी हाउस होल्ड मेंबर्स पर कि वो अपनी मर्जी से जो चाहें वो खरीद सकते हैं अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अभी क्या होता है, मिड डे मील में सभी को एक जैसा खाना मिलता है, ठीक है, इसमें कोई कैश ट्रांसफर नहीं है, तो जो खाना सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा, इरिस्पेक्टिव कि आपको ज़रूरत किसकी है। तो अगर कैश ट्रांसफर होंगे तो हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना वगैरह ले पाएगा, जो भी उनकी नीड्स हैं वो ले पाएगा। बट ये देखा जा रहा है कि कैश ट्रांसफर से चाइल्ड न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है। कैश ट्रांसफर होने के बाद भी चाइल्ड न्यूट्रिशन में कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं है, ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। और इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि आप कैश ट्रांसफर कर दोगे, मान लो आपने 100 रुपया डिसाइड कर दिया हर महीने का, अब अगले महीने इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, 8% हो गया, तो ये 100 रुपया का तो वैल्यू ही कम हो गई, तो ऐसे में तो उनको खाना ही मिल जाता। तीसरी चीज़ ये भी है कि कैश ट्रांसफ़र करोगे तो सन प्रेफ़रेंस तो अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करती है। लोग अपने सारे पैसे को अपने लड़के पे ही खर्च करेंगे, लड़की पे खर्च ही नहीं करेंगे। ओके, इसके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एजुकेशन प्रोग्राम हमको चलाना चाहिए, ठीक है? इसके थ्रू क्या होगा कि अगर सोशल एजुकेशन प्रोग्राम होगा तो ये सोशल डिस्क्रिपेंसीज़ तो कम से कम हो, ठीक है? माल न्यूट्रिशन जो है एक बड़ा स्काउर्ज है, ठीक है? हमारे पॉलिटिक्स पे, हमारे नेशन पर, हमारी पॉलिसीज़ पर। ऐसे में कैश ट्रांसफर एक ज़रिया ज़रूर हो सकता है इनको कम करने का, लेकिन इट इज़ नॉट द पेनेसिया, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो, आपको पीडीएस को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जो स्पेशल सप्लीमेंट है उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। साथ में लोकल लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, लोकल कम्युनिटी लेवल पर आपको आगे लाना पड़ेगा इन दोनों को न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस के फॉर्म में, ओके? और इसी के थ्रू हम यहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे इस गवर्नमेंट मशीनरी की प्रायोरिटी को, जो कि न्यूट्रिशन होना चाहिए हमारे देश के लिए, ओके? तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन इसमें थे। माल न्यूट्रिशन क्या है आप इसमें देख सकते हो, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट, ओबेसिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड वेस्टिंग, ये सब जो है ये माल न्यूट्रिशन के टाइप्स है। राइट, अब ये आज के आर्टिकल्स तो इतने ही थे। आज का क्वेश्चन जो है ये जीएस से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको जरा पढ़ना और सॉल्व करना। लोकसभा के बारे में, पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सॉल्व करके कमेंट करना अपने आंसर को आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अगर चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना तो। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही था। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।